अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट लेंगे दो छोटे छोटे से डिसीजन है, उसको पहले कंप्लीट करके फिर बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसकी तरफ जाएंगे। जी, हमने लास्ट टाइम किया था मेक और बाय डिसीजन, आई थिंक। नहीं, वो अभी हमने करना मेक और बाय डिसीजन। अच्छा, इस डिसीजन में हमें ये देखना होता है कि क्या हमें इन हाउस प्रोडक्ट को तैयार करना चाहिए या हमें इसको बाय करना चाहिए, किसी आउटसोर्स करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स आउटसोर्स करना चाहिए। यानी इस डिसीजन में हमने देखना है शुड प्रोडक्ट्स बी प्रोड्यूस्ड इन हाउस और आउटसोर्स, या हमें प्रोडक्ट्स को इन हाउस बनाना है या आउटसोर्स। इसमें भी हम लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी को इंक्लूड करेंगे। देखिए, इसमें होता यह है कि हमारे पास जब लिमिटिंग फैक्टर आता है तो उस प्रोसेस के दौरान हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होते उस पीरियड में। तो जितने यूनिट अभी हमने किया जो लिमिटिंग फैक्टर का, उसमें पूरे यूनिट नहीं बन सकते। जो यूनिट इन हाउस नहीं बन सकते उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसमें अलबत्ता हमारा जो मेथड यूज होता है वो कंट्रीब्यूशन मेथड नहीं है। मेथड यूज होता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट मेथड। यानी अब इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं जिसको मैं आपके सामने लिखूंगा। स्टेप नंबर 1, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे एक एक स्टेप में। यानी सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग फैक्टर, जो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन में, ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, अगर तो लिमिटिंग फैक्टर गिवन है तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। फिर स्टेप 2 की तरफ मूव करेंगे और स्टेप ये है कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। यानी हर प्रोडक्ट की हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे। और ये याद रखें कि यहाँ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा है ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालेंगे उस हर प्रोडक्ट की। फिर स्टेप 3 पे हम जाएंगे और स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट इफ बॉट। अगर हम बाय करते हैं यानी आउटसोर्स करते हैं, बाय करते हैं तो थर्ड पार्टी से, उस सूरत में हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कितनी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद स्टेप 4 में हम कैलकुलेट करेंगे एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर ऑफ ईच प्रोडक्ट इफ बॉट। यानी अगर हम बाय करते हैं तो वही जो हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाली है पर यूनिट, उसको कन्वर्ट करेंगे एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर में। ठीक है, उसके बाद स्टेप 5 पे रैंकिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग। यानी अगर किस प्रोडक्ट को हमें पहले बाय करना चाहिए उसकी रैंकिंग करेंगे। यानी जिसका रैंक फर्स्ट आएगा उसका मतलब उसको हमें पहले बाय करना। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे और इसी रैंकिंग को हम करेंगे रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन। यानी जिस प्रोडक्ट को मैं कह रहा हूं कि जिसको सबसे पहले बाय करना चाहिए, याद रखेगा उस प्रोडक्ट को सबसे हम आखिर में जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के तहत यानी उसी को रिवर्स करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइएगा
step number 7 and last step, optimal solution for make or buy, यानी किसको इन हाउस बनाना है और किसको बाय करना है, ठीक है, उसकी बेस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब मैं यहाँ से एक साथ साथ एक एग्जांपल लूंगा और इन स्टेप को फॉलो करके दिखाऊंगा कि कैसे हमने इसको फॉलो करना है। तो पहले हम इसको एग्जांपल बनाता हूं मैं, एक छोटी सी एग्जांपल, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं ABC कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 3 products and relevant data is given below. प्रोडक्ट ए, या सिंपल ए लिख देते हैं, ए बी और सी, ये 3 प्रोडक्ट्स है हमारी, और इसका रेलिवेंट डाटा हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जी वो रेलिवेंट डाटा में हमें ये कहते हैं जी कि डायरेक्ट मटेरियल ₹6 per kg, 18, 24 और 12। डायरेक्ट लेबर ₹10 per hour, ₹30, ₹20 और ₹10। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, that is 45, 30 and 20। Purchase price per kg, per unit, sorry, per unit, 125, 90, 60, ठीक है। और मैक्सिमम डिमांड 5000 यूनिट्स, 6000 यूनिट्स एंड 7000 यूनिट्स, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है जी कि अवेलेबल रिसोर्सेस, मटेरियल्स और मटेरियल्स इन केजी और लेबर इन आवर्स। अच्छा, ये लिखते हैं जी हम, ₹60,000 kg, और इसको करते हैं जी 25,000 horse, ठीक है। और रिक्वायरमेंट के लिए हाउ मेनी यूनिट्स of each product should be produced in-house and why। कितने यूनिट मुझे इन हाउस बनाने और कितने बाय करने हैं, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। देखिए, पहला उसी स्टेप पे मैं चलूंगा स्टेप वाइज। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्यूशन का वर्ड लिख देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे लिमिटिंग फैक्टर, और ये वही तरीका है जो हमने पढ़ा,
ठीक है, मेरे पास दो रिसोर्सेज हैं, इधर मटेरियल इज अ लिमिटिंग फैक्टर और लेबर इज अ लिमिटिंग फैक्टर। इन दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो मेरा लिमिटिंग फैक्टर होगा। ठीक है जी। ओके, तो आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर में जाकर हम देखते हैं पहले डायरेक्ट मटेरियल। अवेलेबल रिसोर्स कितना मटेरियल का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000। और अगर हम इसको बनाए मटेरियल ए, प्रोडक्ट ए, तो कितना मटेरियल यूज होगा। देखिए ये लिख रहा है 18 रुपीज और 6 केजी, सॉरी रुपीज 6 पर केजी उसकी प्राइस है। इसका मतलब ए को बनाने के लिए 3 केजी चाहिए होगा। 3 केजी 18 डिवाइडेड बाय 6, यानी अगर मैं प्रोडक्ट ए बनाता हूं तो 18 रुपीज का मटेरियल चाहिए और मटेरियल 6 रुपीज पर केजी है। इसका मतलब है कि 3 केजी यूज होगा तो 18 बनता है। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, 5,000 अगर यूनिट बनाने into 3, that is equal to 15,000 into 3, 15,000, यानी प्रोडक्ट ए के लिए हमारे 15,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। सेम इसी तरह मटेरियल बी के आपने 6,000 यूनिट्स बनाने और बी को बनाने के लिए 24 रुपीज का मटेरियल लगेगा और मटेरियल की जो प्राइस है वो 6 पर केजी है। इट मींस 4 केजी यूज होगा मटेरियल बी में। तो 6 इंटू 4 यानी 4 कैसे आया, 24 डिवाइडेड बाय 6। तो ये 6,000 इंटू 24 किया, इंटू 4 किया तो ये 24 यहाँ कंज्यूम होगा। सेम इसी तरह मैं लेता हूँ प्रोडक्ट सी, और प्रोडक्ट सी के जो आपने यूनिट बनाने हैं वो 7,000 है और मल्टीप्लाई किया मैंने कितना मटेरियल कंज्यूम होगा, 12 रुपीज का, और 6 रुपीज केजी रेट है तो 2 केजी मटेरियल यूज होगा, विच इज इक्वल टू 14,000। अब अगर मैं इस सबको प्लस माइनस करता हूं, इसमें से तीनों माइनस करता हूं तो आंसर प्लस में आ रहा है। यानी इसका मतलब मैं सारे यूनिट बना सकता हूं और बनाने के बावजूद 7,000 मेरे पास सरप्लस होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ वर्ड लिखता हूँ सरप्लस। जब कोई भी लिमिटिंग फैक्टर मेरा सरप्लस होता है तो वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं कहला सकता। तो मैं लिखूंगा मटेरियल इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। ये कॉन्सेप्ट हम पहले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, कोई ये नई चीज नहीं। इसी तरह अब दूसरा मैं लेता हूं लेबर, यहां पर ले आते हैं डायरेक्ट लेबर इसी के सामने। अब अवेलेबल रिसोर्स कितना है लेबर का, 25,000 केजी, 25,000 आवर्स, ये केजी है। और यहां पर आ जाएगा हमारा आवर्स। अब यही यूनिट बनाने हैं। देखिए प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, लेबर लगेंगे। 30 रुपीज की कॉस्ट लग रही है और 10 रुपीज पर आवर रेट है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 3 लेबर आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 3 लेबर आवर्स, तो सेम वही आया। 5,000 यूनिट बनाने और एक को बनाने के लिए 3 लेबर आवर्स लगेंगे, तो इट मींस 15,000 लेबर आवर्स इसमें लग जाए। 15,000, ये मैंने 1 ज्यादा डाल दिया, 5,000 इंटू 3। इसी तरह प्रोडक्ट बी के आपने 6,000 यूनिट्स बनाने हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 लेबर आवर्स लगेंगे। ये 2 कैसे आया, 20 डिवाइडेड बाय 10। तो यहां पर मैं इसको 2 करता हूं, 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12,000। इसी तरह प्रोडक्ट सी को बनाने के लिए मेरे ऑर्स लगेंगे 1, क्योंकि 10 रुपीज लग रहे हैं और 10 रुपीज रेट है, इसका मतलब 1 और लग रहा है। तो 7,000 यूनिट को बनाने के लिए
मुझे 7000 और चाहिए। अब अगर इसको टोटल करते हैं, इसका टोटल 9000 माइनस में आ रहा है, जो कि ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये देयर इज अ डेफिसिट इन द डायरेक्ट लेबर आवर्स, यानी यहाँ डेफिशिएंसी है। और जिस रिसोर्स में डेफिशिएंसी होगी दैट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। सो डायरेक्ट लेबर आवर्स इज लिमिटिंग फैक्टर। तो जो डायरेक्ट लेबर आवर्स है वही मेरा लिमिटिंग फैक्टर होगा। ये पहला स्टेप मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद जो स्टेप हमने पढ़े हैं, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, ये एक ही टेबल पे करने हैं, लेकिन अभी मैं अलग-अलग कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए अभी मैं अलग लेता हूँ। अब देखिए स्टेप 2 क्या था कि कैलकुलेट करनी है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, बी, सी। अब इस पे कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर और कितना ओवरहेड, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, और ये गिवन होगा क्वेश्चन में, जैसे आप देख रहे हो, मटेरियल 18 रुपीज लगेगा ए में, 24 बी में और 12 सी में। इसी तरह डायरेक्ट लेबर पर यूनिट हमारा कितना लगेगा जी, डायरेक्ट लेबर, इसको भी लिंक करते हैं, 30, 20, 10। ये 30, 20 और 10। उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये हमारा आएगा 45, 30 एंड 20। इन तीनों को जब मैं टोटल कर लेता हूं दैट इज द आंसर। यानी एक यूनिट को बनाने के लिए ये मेरी कॉस्ट लगेगी। ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, दिस इज अ स्टेप नंबर 1। इसको हम लिखते हैं कॉस्ट पर यूनिट इफ प्रोड्यूस्ड। अगर मैं इसको प्रोड्यूस करता हूं, इन हाउस प्रोडक्शन करता हूं, तो ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। यानी प्रोडक्ट ए 93 रुपीज में तैयार होगी, प्रोडक्ट बी 74 में और प्रोडक्ट सी 42 में। ठीक है, अब इसको थर्ड स्टेप पे मैं जाऊंगा, और थर्ड स्टेप में हमने पढ़ा था कि कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट इफ बॉट। यानी अगर मैं बाय करता हूं तो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी। तो यकीनी बात है, जब वर्ड एक्स्ट्रा कॉस्ट आया तो मुझे इसको कंपेयर करना है कॉस्ट टू बाय। यानी कॉस्ट अगर मैं इन हाउस बनाता हूं तो कॉस्ट क्या होगी, अगर बाय करता हूं तो कॉस्ट क्या होगी, उसका जो कंपैरिजन करूंगा तो यकीनी बात है बाइंग की कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगी। ये याद रखना है। ये देखें 125, 90, 60 जो इन तीनों से ज्यादा आ रही है। तो लिहाजा अब मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए तीसरे स्टेप में इसी को कंटिन्यू करता हूं, और पहले मैं स्टार्ट यहां से करता हूं जो मैंने लिखा, कॉस्ट पर यूनिट इफ प्रोड्यूस, जो मैंने स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट किया। प्रोडक्ट ए तैयार होगी 93 में, प्रोडक्ट बी 74 में और प्रोडक्ट सी 42 में। अब मैं लिखता हूं कॉस्ट पर यूनिट इफ बॉट। अगर मैं मार्केट से बाय करता हूं तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा प्रोडक्ट ए का। ये देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज प्राइस पर यूनिट। एक यूनिट अगर मैं खरीदता हूं प्रोडक्ट ए का तो 125 कॉस्ट होगी, प्रोडक्ट बी की कॉस्ट जो है वो 90 होगी और प्रोडक्ट सी की जो है वो 60 होगी। जब इसको कंपेयर करूंगा तो दैट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट इफ बॉट। यानी अगर मैं बाय करता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट कितनी पे करनी पड़ेगी, 1 माइनस करना 32 मुझे कॉस्ट पे करनी, 32। और बी को अगर मैं बाय करता हूं तो 16 पे करनी है, सी को बाय करता हूं तो 18 पे करनी है। यानी ये तीनों कॉस्ट मैंने आपके सामने कैलकुलेट की। ये मेरा स्टेप नंबर 3 है। सिंपल आपने इन हाउस कॉस्ट को कंपेयर करना है परचेज कॉस्ट से, कि अगर मैं इसको बाय करता हूं तो कितनी कॉस्ट में इसको बाय करूंगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 में आते हैं। अब मुझे कैलकुलेट करना है
कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर ऑफ ईच प्रोडक्ट इफ बॉट, यानी अगर मैं बाय करता हूं तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट नहीं चाहिए, पर लिमिटिंग फैक्टर चाहिए, और लिमिटिंग फैक्टर लेबर और है। यानी इन अदर वर्ड्स अब मुझे कैलकुलेट करनी है एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लेबर और, तो मैं यहीं से इसी स्टेप को दोबारा फॉलो करूंगा, जो आखिरी आंसर निकला है उसी को लेकर, इसलिए हम एक ही टेबल बनाते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट इफ बॉट, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 32, 16 और 18। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा किस पर, डिवाइडेड बाय लेबर और पर यूनिट, क्योंकि मेरा लिमिटिंग फैक्टर जो है वो लेबर और है, इस पे डिवाइड करूंगा। अब ए को बनाने के लिए कितने लेबर ऑर्स लगेंगे, जरा यहाँ क्वेश्चन में आइए देखें, ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, ये लिखा भी हुआ है 3, 2 और 1, 3, 2 और 1, ये कैसे निकला, यहाँ 30 रुपीज कॉस्ट लग रही है, 30 डिवाइड बाय 1, 20 डिवाइडेड बाय 1, 10 डिवाइडेड बाय, सॉरी 30 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 3, 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2, और 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1। यानी इट मींस कि अब लेबर जो और लगेंगे ए को बनाने के लिए 3 आवर्स, बी को बनाने के लिए 2 आवर्स, और सी को बनाने के लिए 1 आवर लगेगा। अब जब इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरी आ जाएगी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लेबर आवर्स इफ बॉट, यानी अगर मैं बाय करता हूं तो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट कैसे पर लेबर और होगी, यानी अगर प्रोडक्ट ए 32 एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है अगर मैं बाय करता हूं पर यूनिट, और एक यूनिट को बनाने के लिए 3 आवर्स लगते हैं, तो पर आवर जो कॉस्ट है वो मेरी 10.67 है, बी की पर यूनिट कॉस्ट ए है, और सी की 18 है। ये तीसरा सॉरी स्टेप नंबर 4 मैंने आपके सामने कंप्लीट किया। अब स्टेप नंबर 4 करने के बाद अब मैं स्टेप 5 की तरफ आता हूं, और दैट इज अ वेरी सिंपल स्टेप, स्टेप नंबर 5। अब मुझे इसमें कैलकुलेट क्या करना है, रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग, यानी किसको पहले बाइंग करना चाहिए। देखिए ये हमें ये बता रहा है कि प्रोडक्ट ए को अगर मैं बाय करता हूं तो पर लेबर और कॉस्ट मेरी पड़ेगी 10.67, प्रोडक्ट बी को बाय करता हूं तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी जो पर लेबर और कॉस्ट जो है वो 8 रुपीज होगी, और अगर सी को बाय करता हूं वो 18 रुपीज पर लेबर और मुझे कॉस्ट पड़ेगी। तो जिसमें बाइंग कॉस्ट पर लेबर और सबसे कम है that should be produced, that should be bought first, इसको मैं लिखूंगा फर्स्ट, और ए को लिखता हूं सेकंड, और सी चूंकि अगर बाय करता हूं तो सबसे कॉस्टली पड़ता है, दैट इज थर्ड। ये रैंकिंग जो मैंने की है इसी रैंकिंग को आप कन्वर्ट करूंगा स्टेप नंबर 6 में जाकर इन हाउस के, यानी इन हाउस प्रोडक्शन अगर करता हूं स्टेप 6 में, तो फिर मेरी रैंकिंग क्या होगी। तो प्लीज याद रखिएगा कि ये जो रैंकिंग आपने कैलकुलेट की है इसको रिवर्स कर दो, जिसको आप कह रहे हो कि जिस प्रोडक्ट को आप कह रहे हो कि सबसे पहले बाय करना चाहिए, इसका मतलब उसको सबसे आखिर में प्रोड्यूस करना है, और जिसको कह रहे हो कि सबसे आखिर में बाय करना है उसको फर्स्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए। तो जिसका थर्ड आ रहा है उसको फर्स्ट करूंगा, और जो सेकंड है वो सेकंड में रहेगी, लेकिन जो फर्स्ट है वो थर्ड में चली जाएगी। मैंने जब ऑप्टिमल टेबल बनानी है तो इस रैंकिंग की बेसिस पर बनानी है, यानी सबसे पहले मुझे प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट सी को, देन फिर प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट बी को, एंड देन फिर प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट सी को। ठीक है, ये सारा करने के बाद अब मैं स्टेप लास्ट स्टेप की तरफ आता हूं, एंड लास्ट स्टेप इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर मेक और बाय, कि अगर मैं मेक और बाय करता हूं तो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो। ठीक है, तो यहाँ पर जरा नमाज की ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि नमाज का टाइम हो गया यहाँ पर हमारे पिंडी में। तो मगरिब की नमाज के बाद जो है वो 10 मिनट की ब्रेक लेकर फिर शुरू करते हैं, 10-12 मिनट के बाद मैं क्लास शुरू करता हूँ। प्लीज इसको पॉज कीजिएगा रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, ये नो वॉइस
आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टेप 4, 5, 6। ओके, जिसको नहीं आ रही मेरा ख्याल उसका अपना मसला है इंटरनेट का। अच्छा जी, स्टेप 4, 5, 6 पे दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए, स्टेप 4 में हमने डिस्कस किया था कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर। देखिए, हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट निकाली हुई है, ये 32, 16 और 18। अब चूंकि हमारा डिसाइडेड है कि लेबर और जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है, और प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 3 लेबर और चाहिए, प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 2 लेबर और प्रोडक्ट सी को बनाने के लिए 1 लेबर और चाहिए। तो ये जो मैंने 3 to 1 है ये यहाँ से लिखा, और जब डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर यानी जो भी है हमारा लेबर और पर लेबर और एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई। अब जो भी प्रोडक्ट हमें अगर मैं बाय करता हूं और एक्स्ट्रा कॉस्ट मैक्सिमम देती है, उसको सबसे आखिर में बाय करना है। यानी सी जो है अगर आप देखें तो 18 रुपीज मुझे कॉस्ट पड़ती है पर लेबर आवर, बी पे 8 रुपीज पड़ती है अगर बाय करता हूं, और ए 10.67। इसका मतलब बी को सबसे पहले प्रोड्यूस करना है, फिर ए को, एंड देन सी को। ठीक है, और इसी को रिवर्स कर दूंगा, जो फर्स्ट है वो थर्ड हो जाएगा, जो थर्ड है वो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड हो जाएगा, थर्ड फर्स्ट हो जाएगा, और सेकंड सेकंड रहेगा। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाऊंगा मेक और बाय का। ये वही टेबल है जो लास्ट टाइम पढ़ी थी, थोड़ा सा फर्क आएगा, वो जरा देख लेते हैं। अब इसमें हम लिखेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन टेबल। ठीक है, तो इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, यानी यहाँ लेबर ऑर्स लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स टू मेक और यूनिट्स टू बाय, यानी कितने इन हाउस बनाने हैं और कितने आपने बाय करने। ठीक है, जी, तो मैं स्टार्ट करूंगा अवेलेबल रिसोर्स। अब अवेलेबल रिसोर्स देखिए हमारे पास कितने हैं लेबर आवर्स, मैक्सिमम लेबर आवर क्वेश्चन के मुताबिक 25,000 आवर्स, 25,000। अब इस पे रैंकिंग को फॉलो करना है, इस रैंकिंग को, इसको मैं येलो कलर कर, यानी सबसे पहले आपने प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट सी को, प्रोडक्ट सी को। अब प्रोडक्ट सी के कितने यूनिट आपने बनाने हैं, क्वेश्चन के मुताबिक प्रोडक्ट सी के 7,000 यूनिट बनाने हैं, और एक यूनिट को बनाने के लिए 1 और लगेगा। यानी इसका मतलब अगर मैं इसके 7,000 यूनिट बनाता हूं तो 1 और लगेगा, यानी 7,000 इंटू 1। अब इसको बनाने के बाद मेरे पास जो और बचेंगे वो 18,000। अब 18,000 में सेकंड प्रायोरिटी में दूंगा प्रोडक्ट ए को। अब प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट आपने बनाने हैं इन हाउस, देखिए प्रोडक्ट ए के 5,000 यूनिट बनाने हैं, और एक यूनिट को बनाने के लिए 3 लेबर आवर्स लगेंगे, यानी 30 डिवाइडेड बाय 10, जो मैं 2 दफा पहले भी बता चुका हूं। तो अब मैं 5,000 यूनिट भी इन हाउस बनाऊंगा, इनको बाय करने की जरूरत नहीं है। तो 5,000 इंटू 3, अब मेरे पास जो रिसोर्स बच रहा है वो सिर्फ 3,000 लेबर आवर्स है। यकीनी बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बनाऊंगा प्रोडक्ट ए, सॉरी बी। अब प्रोडक्ट बी के एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स लगेंगे, 2 आवर्स। तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सारे के सारे मैं यूटिलाइज करूंगा प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए, और प्रोडक्ट बी को अगर मैं 3,000 आवर्स यूज करता हूं, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स लगते हैं, तो इसका मतलब 1,500 यूनिट मैं बना सकता हूं इन हाउस प्रोडक्ट बी के। और प्रोडक्ट बी की पूरी मैक्सिमम डिमांड कितनी, प्रोडक्ट बी की जो मैक्सिमम डिमांड है वो 6,000 यूनिट्स है, और इसमें से मैं कितने बना सकता हूं 1,500। जो रिमेनिंग रहते हैं 4,500 वो मैं यूनिट बाय करूंगा। ये जो मैंने लिखा इसको बाय नहीं करूंगा, इसको बाय नहीं करूंगा, सिर्फ इसको बाय करूंगा।
तो ये जो मैंने हाईलाइट किया और रेड कलर से कर रहा हूं, दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी वी शुड प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स ऑफ ए, 1500 units of B, and 7000 unit of C, whereas only product B 4500 units should be bought। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है यहाँ पर 7 स्टेप्स का। लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो इस तरह स्टेप जो मैंने लिखे हैं ये लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिसके अंदर मिनिमम डिमांड का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो भी आ जाए। ठीक है, अब मैं एग्जांपल एक और ले रहा हूं विद मिनिमम डिमांड। APC company is producing 3 products. The relevant data is given as under. डायरेक्ट मटेरियल लगेगा हमारा 6 रुपीस, 10 रुपीस और 12 रुपीस। ठीक है, डायरेक्ट लेबर ₹8 per hour, 16, 24 और 20। और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 8, 16 एंड 10। और परचेज कॉस्ट पर यूनिट जो है हमें क्वेश्चन में दी हुई है परचेज कॉस्ट हम ले लेते हैं 50 रुपीस, 68 रुपीस और 60 रुपीस। ठीक है, अच्छा अब मैं नीचे लिखता हूं जी के क्वेश्चन के मुताबिक मैक्सिमम डिमांड इन यूनिट्स, और इसमें प्रोडक्ट ए के जो है वो मैक्सिमम डिमांड हम ले लेते हैं 4000, 3000 और 2000। और नीचे में एक स्टेटमेंट लिखता हूं लेबर और अवेलेबल $18,000 which is a limiting factor। ओके, अच्छा इससे आगे एक स्टेटमेंट मैं ऐड और करूंगा, वो देख लेते हैं। इसको 61 कर दूं, इसको मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या लिखूंगा। हाँ, अब यहां मैं लिख रहा हूं 1000 यूनिट्स should be supplied of product C to special customer from in-house production। यानी हमारा एग्रीमेंट ये है कि प्रोडक्ट यानी एक हमारा कस्टमर है उसको हमने 1000 यूनिट देने हैं प्रोडक्ट सी के, और वो सिंपल आपने देने हैं इन हाउस प्रोडक्शन से।
यानी उसको बाय करके हम उसको नहीं दे सकते। उसके लिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिख दिया है कि उसे आपने देना है इन हाउस प्रोडक्शन से। तो रिक्वायरमेंट वही सेम वही रखते हैं, कितने यूनिट इन हाउस बनाएंगे और कितने बाय करेंगे। तो जरा सोल्यूशन में आइएगा। अब मैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करता हूँ, लेकिन अब जिस तरीके से करूंगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में कैसे करें, ये मैं सारे के सारे पॉइंट्स यहां लेना। देखिए स्टेप वन है हमारा आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर। देयर इज नो नीड टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। हम क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेबर और इज अ लिमिटिंग फैक्टर, मैं लिखूंगा लिमिटिंग फैक्टर इज लेबर और। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6, ये सारे जितने के जितने हैं जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, दिस वन, ये सारे के सारे एक ही टेबल में एक ही स्टेप में करने हैं। इसको पहले जैसे मैंने लिखा था वो तो समझाने के लिए था, ये सारे एक ही स्टेप में करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टेप 2 फॉलो करना है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना। तो डायरेक्ट मटेरियल चाहिए मुझे, डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 6 रुपीज, 10 रुपीज और 12 रुपीज। फिर डायरेक्ट लेबर, ये हमारा 16, 24 और 20। और उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 8, 16 और 10। इनको पहले मैं प्लस करता हूं, तो ये 30 रुपीज कॉस्ट आ रही है। 50 और 42 इसको लिखता हूं कॉस्ट पर यूनिट इफ प्रोड्यूस्ड। अगर मैं इसको इन हाउस प्रोड्यूस करता हूं तो मेरी कॉस्ट लगेगी प्रोडक्ट ए की पर यूनिट 30 रुपीज, बी की 50 रुपीज और सी की 42। अब इसको मैं तीसरे स्टेप पे जब लेके जाता हूँ एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालने के लिए, तो मैं उसको कंपेयर करूंगा कॉस्ट पर यूनिट इफ बॉट। अगर मैं बाय करता हूं तो कॉस्ट क्या पे करनी पड़ेगी। देखें यहाँ पर अगर बाय करता हूं तो 50 रुपीज कॉस्ट पे करनी है, बी को बाय करता हूं तो 68 और सी को बाय करता हूं तो 61। तो यहां तक जो कैलकुलेशन है, ये जो तीन वैल्यूज है ये क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट इफ बॉट। अगर मैं बाय करता हूं तो पर यूनिट एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या होगी, 50 माइनस 30, 20 रुपीज, 18 रुपीज और 19 रुपीज। ये दूसरा स्टेप हो गया मेरा, यानी स्टेप नंबर 3। इस टेबल का सेकंड स्टेप, ओवरऑल स्टेप नंबर 3। अब ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करूं, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर, एंड लिमिटिंग फैक्टर इज अ लेबर और। तो इसको डिवाइड करूंगा लेबर और पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स लगेंगे, तो जरा देखते हैं। देखिए मटीरियल लेबर पे देखें, यहाँ 16 रुपीज कॉस्ट लग रही है और 8 रुपीज रेट है। अगर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे 16 रुपीज लेबर की कॉस्ट लगती है और मैं लेबर को पे कर रहा हूँ 8 रुपीज पर आवर से, तो अंडरस्टूड है कि 2 आवर्स लगेंगे। तो इस पे 2 आवर्स पे डिवाइड करूंगा। नेक्स्ट देखें, इस पे 24 कॉस्ट लग रही है, 24 डिवाइडेड बाय 8, ये 3 आवर्स लगेंगे। और तीसरे पे जो कॉस्ट लग रही है वो 20 रुपीज है, 20 डिवाइडेड बाय 8, 20 डिवाइडेड बाय 8 विच इज 2.50। यानी एक यूनिट को बनाने के लिए ए के 2 आवर्स लगेंगे, बी का एक यूनिट अगर बनाता हूँ और सॉरी अगर मैं बाय करता हूँ तो 3 रुपये, सॉरी बनाता हूँ तो 3 रुपए कॉस्ट लगेगी, सी का एक यूनिट बनाऊंगा तो 2.50 कॉस्ट लगेगी। अब जब इसको लेस करूंगा इसमें से, इसको डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लेबर और इफ बॉट। अगर बाय करता हूं तो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आएगी, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10। और इसी को आगे कैलकुलेट करें तो 6 और 7.60। ठीक है, ये मेरा स्टेप हो गया यहां तक, इसको क्लोज किया।
अब मैं रैंकिंग करता हूं, रैंकिंग इफ बॉट, अगर बाय करता हूं तो किसको पहले बाय करना चाहिए? वो प्रोडक्ट जिसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लेबर और सबसे कम है उसको फर्स्ट बाय करना है, यानी इसको मुझे पहले बाय करना है, इसको सेकंड में बाय करना है और इसको थर्ड में बाय करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ डाटा में थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, तो कैलकुलेशन मैंने की, इसको कर देते हैं 2000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, बल्कि इसको 3000 कर, 3000, तो जो पॉइंट मैं शो करना चाह रहा हूँ वो तब नजर आए। और अब इसको कन्वर्ट करता हूँ रैंकिंग इफ प्रोड्यूस्ड, अगर मैं इन हाउस प्रोड्यूस करता हूँ किसको पहले प्रोड्यूस करना? देखिए, जिस प्रोडक्ट को आप ये कह रहे हो कि सबसे आखिर में बाय करना चाहिए तो उसको सबसे पहले प्रोड्यूस करना है, और जिसको आप कह रहे हो सबसे पहले बाय करना चाहिए उसको सबसे आखिर में मुझे प्रोड्यूस करना है, और जो सेकंड है वो सेकंड में ही रहेगी, क्योंकि रैंकिंग को रिवर्स करना होता है। तो ये मेरा अगला स्टेप भी मुकम्मल हो गया। अब देखेंगे मैंने 6 स्टेप एक ही टेबल में किए, ये 6 के 6 स्टेप एक ही टेबल में। कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यहां तक स्टेप नंबर 2 था। फिर हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाली, स्टेप नंबर 3। फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर निकाली यानी लेबर ऑर्स, ये स्टेप नंबर 4। फिर रैंकिंग टू बाय किया, ये हमारा स्टेप नंबर 5। और स्टेप नंबर 6 रैंकिंग आपने प्रोडक्शन की। अब जरा देखते हैं, अच्छा इसको सबसे आखिर में प्रोड्यूस करना, ये मैं फिर क्वेश्चन में चेंज करूंगा। और 1500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी ले। अच्छा, अब जब मैंने रैंकिंग में जाना है, अब वो टेबल आखिरी जो स्टेप है वो अलग से करना है, स्टेप नंबर दिस वन 7। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन टेबल बनाऊंगा। अब अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं? क्वेश्चन के मुताबिक लेबर के अवेलेबल ऑर्स है मेरे पास 18,000। अच्छा, अब रैंकिंग के मुताबिक सबसे पहले किसको प्रोड्यूस करना है? प्रोड्यूस की बात कर रहा हूं, ए को, और सबसे और दूसरे नंबर पे बी सी को, और सबसे आखिर में बी को। लेकिन जिस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आ जाए किसी स्पेशल कस्टमर को आपने जो यूनिट देने वो इन हाउस प्रोडक्शन से देने, तो फिर याद रखिएगा रैंकिंग से पहले आप इन यूनिट्स को बनाओ जो स्पेशल ऑर्डर है, यानी 1500 यूनिट ऑफ बी। तो पहले मैं प्रोडक्ट बी लेता हूं और इसके 1500 यूनिट में इन हाउस बनाऊं, और एक यूनिट को बनाने के लिए प्रोडक्ट बी के 3 ऑर्स लगेंगे, ये लिखा हुआ है 3 ऑर्स। तो इसका मतलब है कितने ऑर्स लग गए? 1500 इंटू 3, 4500 यूनिट लगेंगे अगर प्रोडक्ट बी को मैं इन हाउस बनाता हूं पहले। ये कैलकुलेट करने के बाद अब अवेलेबल रिसोर्स है मेरे पास 13,500। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं, और नेक्स्ट स्टेप पे अब रैंकिंग को फॉलो करूंगा। रैंकिंग प्रोडक्शन की सबसे पहले प्रोडक्ट ए है। अब मैं प्रोडक्ट ए लेता हूं, और प्रोडक्ट ए की डिमांड कितनी है मैक्सिमम? देखिए, प्रोडक्ट ए की मैक्सिमम डिमांड जो है वो 4000 यूनिट है, और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 लेबर आवर्स चाहिए, यानी 4000 यूनिट आपने मैक्सिमम बनाने हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स लगेंगे। तो 4000 इंटू 2, 8000 लेबर आवर्स लगेंगे जो अवेलेबल है। ठीक है, तो इसलिए 4 के 4000 में इन हाउस बनाऊंगा, और इस पे जो मेरे ऑर्स लगेंगे 4000 इंटू 2, 8000। अब रिमेनिंग जो ऑर्स रह गए वो 5500 है। अब रैंकिंग के मुताबिक सेकंड रैंक जो है वो मेरा इन हाउस प्रोडक्शन का प्रोडक्ट सी है। अब मैं इसके बाद प्रोडक्ट सी में आऊंगा। अब प्रोडक्ट सी के मेरी डिमांड कितनी है? प्रोडक्ट सी की डिमांड है 2000 यूनिट, और 2000 यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए 2.5 आवर्स लगेंगे, यानी 2000 इंटू 2.5, तो 5000 आवर्स लगेंगे। 5000, ठीक है। तो अगर 5000 आवर्स लगते हैं,
कितने यूनिट को बनाने के लिए 2000 यूनिट्स। ये भी सारे इन हाउस बन जाए 2000 इंटू 2.5। अब इसके बाद मेरे पास सिर्फ 500 यूनिट और लेबर आवर्स बचे। यकीनी बात है अब इसमें मैं प्रोडक्ट बी बनाऊंगा और प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट में बना सकता हूँ। देखो प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 3 आवर्स लगेंगे, यानी इसका मतलब है कि मैं 500 लेबर आवर्स अगर यूटिलाइज करता हूँ तो 500 आवर्स में डिवाइडेड बाय 3 किया तो 167 यूनिट बनेंगे। अब देखते हैं कि मेरी बी की मैक्सिमम डिमांड क्या थी। देखो बी की मैक्सिमम डिमांड थी 3000, ये मैं यहां लिख रहा हूं, यानी मैक्सिमम डिमांड ऑफ बी ये है हमारी 3000 यूनिट्स। और कितने आप इन हाउस बना चुके हो, इन हाउस प्रोडक्शन कितनी करोगे। ये देखिए हमने 2 कैलकुलेट किए हैं, 1500 भी मैं इन हाउस बनाऊंगा प्रोडक्ट बी का, प्लस 167 भी इन हाउस बनाऊंगा, यानी 1667 जो है इन हाउस बना सकता हूं। जब इतने यूनिट में इन हाउस बना सकता हूं, डिमांड है मेरी 3000, जो रिमेनिंग यूनिट होंगे, जो डिफरेंस आ रहा है 1333 का, दैट इज यूनिट्स ऑफ बी टू बी बॉन्ड, यानी ये यूनिट जो है ये मुझे बाय करने हैं। तो ये मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ प्रोडक्ट बी के सामने, चाहे यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1333 यूनिट मुझे बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ फर्क इतना सा आया, बाकी कोई फर्क नहीं। सिर्फ इतना फर्क है कि आपने रैंकिंग से पहले मिनिमम डिमांड को पूरा कर। मिनिमम डिमांड यहाँ पर इस वर्डिंग में होती है जैसे मैंने लिखा। ठीक है जी, तो ये हमारा जो डिसीजन था दैट इज मेक और बाय, इट्स अ वेरी सिंपल डिसीजन। और इसमें इसी जब भी क्वेश्चन आता है सिंपल इसी सीक्वेंस से आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, लेबर वाली कैलकुलेशन में दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए लेबर वाली कैलकुलेशन क्या है ये देखिएगा, मैं यहाँ शो भी कर देता हूं। देखिए लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए हमारी कितनी है, 16 रुपीज। एक यूनिट अगर बनाता हूं तो 16 रुपए कॉस्ट लगती है। और लेबर और सॉरी लेबर रेट पर आवर क्या है, 1 घंटे का रेट अगर मैं 8 रुपए पे करता हूं और मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट पे 16 रुपए कॉस्ट लगेगी, तो ये बड़ा क्लियर शो कर रहा है कि 2 आवर्स लगेगी। इसको डिवाइड किया, ये सिर्फ एक की कैलकुलेशन मैंने शो कर दी, बाकी उसी तरह होगा। देखो ये 16 डिवाइडेड बाय 8, 25 डिवाइडेड बाय 8 एंड 20 डिवाइडेड बाय 8, ये जो मैंने लिखा है दिस वन 2 3 और 2.5, ये इसी तरीके से हमने कैलकुलेट किया। ठीक है जी, ओके। देखिए इसमें जो कैलकुलेशन होती है ना वो सारी रुपीज में होती है, तो इसमें तो वो मसला नहीं है। जहाँ ऑर्स हैं ये लिखे हुए लेबर ऑर्स पर यूनिट, और ये जितना भी एंड तक आ रहा है ये रुपीज में, ये सारा कुछ रुपीज में। ठीक है। अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन था जी कि मैं क्या रिपीट कर दूं, 167। ओके, देखो ये 167 कैसे आए। देखो प्रोडक्ट पहले यहाँ आई है, प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं, ये येलो कलर किया, 3 रुपीज, सॉरी 3 आवर्स। एक यूनिट 3 घंटों में तैयार होगा और मेरे पास सिर्फ 500 घंटे बचे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक यूनिट 3 घंटे में तैयार होता है तो 500 घंटों में कितने यूनिट तैयार होंगे, तो क्या करोगे, सिंपल 500 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये जो 167 निकला इसको मैं यहाँ शो भी कर देता हूँ। इसको आप करोगे 500 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 167 यूनिट्स। ठीक है, ranking if produced
रिपीट कर दो। ठीक है, देखिए इस रैंकिंग इफ प्रोड्यूस को आपने बेसिकली रिवर्स करना होता है परचेज से। जिस प्रोडक्ट को आप कह रहे हो कि सबसे पहले बाय करना है, उसको सबसे आखिर में मुझे प्रोड्यूस करना है, और जिसको कह रहे हो कि सबसे आखिर में बाय करना है, उसको सबसे पहले प्रोड्यूस करना है। यानी अगर मैं इस तरह कहूं कि ए सॉरी बी शुड बी प्रोड्यूस फर्स्ट, रैंकिंग के मुताबिक शुड बी बॉट फर्स्ट, it means that it should be produced in, यानी after all products in least लास्ट, वो लास्ट में आपने प्रोड्यूस करनी। ठीक है, और जिस प्रोडक्ट को कह रहे हो कि आपने सबसे आखिर में बाय करना है, यानी ये ए, यानी ए शुड बी बॉट इन द लास्ट, इट मींस दैट इट शुड बी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट। तो सिंपल सीक्वेंस ये रखना है, जिस जो रैंकिंग बॉट की आती है, बाय की आती है, उसी को रिवर्स कर दोगे तो वो आपकी प्रोड्यूस की आती है, क्योंकि टेबल आपने प्रोड्यूस की पहले कर, मेक की। रीजन क्या है? ये तो सिंपल लॉजिक है। देखो आप खुद कह रहे हो कि इस प्रोडक्ट को पहले बाय करना है, तो फिर इसको पहले बाय करने का मतलब है कि पहले मेक तो नहीं करूंगा इसको, पहले दूसरी प्रोडक्ट्स को बनाऊंगा फिर इसको बाय करूंगा। इस वजह से इसकी रीजन सिंपल रिवर्स की यही। एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। देखिए ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था जब लिमिटिंग फैक्टर पढ़ रहे थे, कि लिमिटिंग फैक्टर अगर एक से ज्यादा होगा तो फिर लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी का लिए आप लगाओगे लीनियर प्रोग्रामिंग, वो हमारे सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, इसलिए वहां पर एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, सिर्फ सिंगल लिमिटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, एक तो डिसीजन आज जो हमने डिस्कस करना था वो तो मेक और बाय। सेकंड डिसीजन हम डिस्कस करेंगे, वेरी सिंपल डिसीजन, और ये भी पेपर में 2 मरतबा आ चुका है, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। ठीक है, फर्दर प्रोग्रेसिव प्रोसेसिंग डिसीजन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन टेबल दोबारा समझा दो। इन हाउस 1667 नहीं है, ये 167 है। देखो ये मैंने दोबारा भी बोल देता हूँ। देखिए मेरे पास जो अवेलेबल ऑर्स हैं वो 18,000 है। क्वेश्चन में देखिए, द लिमिटिंग फैक्टर अवेलेबल इज 18,000, लेबर ऑर्स अवेलेबल 18,000 विच इज अ लिमिटिंग फैक्टर। मेरे पास मैक्सिमम ऑर्स जो अवेलेबल हैं वो 18,000। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो लिखता है कि सबसे पहले आपने प्रोडक्ट बी बनानी है और 1500 यूनिट बनाने हैं फ्रॉम इन हाउस प्रोडक्शन, यानी उन यूनिट में से मैं इस कस्टमर को सेल करूंगा जो प्रोडक्ट आप इन हाउस बना रहे हो, जो आप इस वक्त इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, इसलिए जब भी ये वर्डिंग आ जाए तो पहले उसको लोगे। प्रोडक्ट बी को लिया, प्रोडक्ट बी के 1500 यूनिट बनाने हैं, और प्रोडक्ट बी के एक यूनिट को बनाने के लिए 3 आवर्स लगेंगे, तो 1500 इंटू 3, 4500 लेबर आवर्स यूटिलाइज हो जाएंगे प्रोडक्ट बी के। अब इसको जब मैं प्रोडक्ट बी बना लेता हूं तो मेरे पास 13500 यूनिट आवर्स बचेंगे। अब मैंने रैंकिंग की तरफ जाना है, तो फर्स्ट रैंकिंग ये आप देख सकते हो, फर्स्ट रैंकिंग मेरी प्रोडक्ट ए है। तो ए की जो मैक्सिमम डिमांड है ना क्वेश्चन में वो 4000 यूनिट्स, दिस वन, ये 4000 यूनिट्स, और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 लेबर आवर्स लगे, तो 4000 इंटू 2 8000 आवर्स लगे, और मैंने 4000 यूनिट प्रोडक्ट ए के बनाने। अब इसको बनाने के बाद मेरे पास 5500 लेबर आवर्स बचे। रैंकिंग के मुताबिक सेकंड रैंक प्रोडक्ट सी,
प्रोडक्ट सी। अब प्रोडक्ट सी की डिमांड देखो, तो प्रोडक्ट सी की जो डिमांड है वो 2000 और एक यूनिट को बनाने के लिए 2.5 आवर्स लगे। तो 2000 इंटू 2.5 किया तो ये मेरा 5000 आवर्स लग गए। तो अब मेरे पास सिर्फ 500 आवर्स बच रहे हैं, जो यकीनन मैं प्रोडक्ट बी बनाऊंगा। और प्रोडक्ट बी कितने यूनिट बना सकता हूँ? मेरे पास सिर्फ 500 आवर्स अवेलेबल हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए 3 लेबर आवर्स लगेंगे। तो मैंने क्या किया कि 500 को 3 पे डिवाइड कर दिया, तो राउंडिंग में 167 यूनिट बन गए। आप देखें मेरे पास टोटल ये 1667 कैसे आया जो आप पूछ रहे हो। देखो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बी है, यू कैन सी, ये प्रोडक्ट बी है जिसको मैं डिफरेंट कलर से आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये भी प्रोडक्ट बी है, यानी 1500 यूनिट प्रोडक्ट बी के ये बना रहे हो और 167 ये बना रहे हैं, तो टोटल किया तो 1667 आ गया। और टोटल डिमांड जो है बी की क्वेश्चन के मुताबिक 3000 यूनिट्स है और 3000 यूनिट की डिमांड है आपके पास और आप 1667 बना चुके हो, तो रिमेनिंग 1333 यूनिट्स आप बनाओ। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब मैं फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन की तरफ मूव करता हूँ। इससे पहले जरा हम चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हुए उससे रिलेट करते हैं। ज्वाइंट प्रोडक्ट्स कहते किसको हैं? The products manufactured from common और सिंगल प्रोसेस। ठीक है, यानी एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से एक से ज्यादा प्रोडक्ट जो तैयार होती हैं उसको हम ज्वाइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यानी ये प्रोडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस है। यहां से मैं इनपुट दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल। अच्छा, जब मैं यहां से इनपुट दूंगा तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्शन में तैयार होने के बाद मेरे पास दो प्रोडक्ट्स को तैयार हो जाती हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स को हम ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी विच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ सिंगल प्रोसेस और अ कॉमन प्रोसेस, इसको हम नाम देंगे, दीज आर नोन एज ज्वाइंट प्रोडक्ट। मेरा यहाँ जो डिसीजन है वो इससे आगे शुरू होता है। अब हो सकता है कि प्रोडक्ट ए जो है उसको हम फर्दर प्रोसेस करके कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोडक्ट ए प्लस, और प्रोडक्ट बी को हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते, यानी वो यहीं पे सेल कर देते हैं। प्रोडक्ट ए हम यहाँ पर सेल नहीं करते, यानी जब प्रोडक्ट ए तैयार होती है तो हम इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं। जैसे ऑयल प्रोसेस होता है, ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जब होता है तो ऑयल निकलता है, उसके बाद वो फर्दर प्रोसेसिंग होती है। कुछ इसमें हाई ऑक्टेन में कन्वर्ट होता है, कुछ पेट्रोल में होता है, कुछ जो केरोसिन ऑयल में होता है, सो ऑन। दीज आर ऑल नोन एज ज्वाइंट प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये एक सिंगल प्रोसेस से तैयार हो रही है, अलबत्ता फर्दर प्रोसेस की जाती है। हमारा डिसीजन सिंपल ये है कि फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं। इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट डिसीजन। देखिए, मुझे कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस है, यानी अगर मैं इसको फर्दर प्रोसेस करता हूं तो यकीनी बात है एक्स्ट्रा कॉस्ट भी मेरी लगेगी, लेकिन दूसरी तरफ बेनिफिट क्या होगा कि अगर प्रोडक्ट ए को मैं सेल करता हूं तो कम प्राइस पे सेल होगी, अगर ए प्लस को सेल करता हूं तो ज्यादा प्राइस में सेल होगी। इसका मतलब मेरा रेवेन्यू भी बढ़ेगा और कॉस्ट भी बढ़ेगी। अगर तो मेरा रेवेन्यू एक्सीड कर जाता है कॉस्ट से तो मुझे फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, अदरवाइज मुझे फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेथड लगता है उस मेथड को हम नाम देते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और ये आंसर सिर्फ दो लाइनों का होता है।
सिंपल 2 से 3 लाइनों में हम इसको आंसर निकाल लेते हैं। सिंपल आपने देखना होता है एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लग रही है और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या जनरेट है। अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट ज्यादा हो जाए एक्स्ट्रा कॉस्ट से तो मुझे फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। यानी इसमें मैं लिख देता हूं, वी हैव टू कंपेयर द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग with extra revenue generated if extra revenue exceeds extra cost, then we should process further. And if extra cost exceeds extra revenue, then we should not process further. यानी इन प्रिंसिपल को आपने माइंड में रखना है और इसको सॉल्व करना है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल बनाता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 इससे इस मेथड से रिलेटेड। ABC company is producing 2 products from single process and relevant data is given below. अच्छा, इससे आगे लिखता हूं मैं। Product A and B were produced 16,000 units and 25,000 units respectively. The sales price of product A and B at split off point. याद रखिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो होता है जहां से ये प्रोडक्ट अलग होती है। जैसे ये वाला पॉइंट जो है ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। स्प्लिट पॉइंट are rupees 60 and rupees 40 per unit. One customer approached us and asked to convert product A into product A plus and willing to pay rupees 80 per unit। यानी वो हमें 80 रुपीज पर यूनिट पे करने को तैयार है। वो कहता है जी प्रोडक्ट ए को हमें फर्दर प्रोसेस करके दो, यानी मजीद प्रोसेस करके दो तो मैं 80 रुपीज पे करने को तैयार हूँ। करंटली हम इसको सेल कर रहे हैं 60 रुपीज। एक्स्ट्रा कॉस्ट टू कन्वर्ट ए प्रोडक्ट ए into product A plus is given below। इसमें मटेरियल्स लगेगा पर यूनिट इन रुपीस 6 रुपीस, लेबर पर यूनिट इन रुपीस 4 रुपीस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट इन रुपीस 3 और एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट इन रुपीस
48,000। ठीक है, रिक्वायरमेंट ये है, शुड द ऑर्डर ऑफ A प्लस बी एक्सेप्टेड और नॉट। क्या हमें A प्लस का जो ऑर्डर मिला है कन्वर्ट करने का, क्या मुझे उसको प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं। तो इसमें सिंपल एक स्टेटमेंट बनाओगे, छोटी सी स्टेटमेंट, जिसको हम नाम देते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। टेबल ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अच्छा जी, अब जरा देखिए, इस वक्त मैं प्रोडक्ट ए को इसको सेल कर रहा हूँ 60 रुपीज, और अगर मैं ये ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरा रेवेन्यू 80 रुपीज पर यूनिट हो जाएगा। तो मुझे एक्स्ट्रा या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू यानी अगर मैं इसके ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। देखिए हम कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, 16,000 यूनिट बना रहे हैं। यकीनी बात है सारे 16,000 यूनिट कन्वर्ट करूंगा मैं प्रोडक्ट ए प्लस में, और एक और 20 रुपीज मेरा एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। ये 20 रुपीज कैसे आया, देखो इस वक्त हम सेल कर रहे हैं 60 रुपीज में, और अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो 80 रुपीज में सेल करूंगा। तो 16,000 इंटू 20, तो 320,000 रुपीज का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जनरेट होगा। अब मैं निकालता हूं इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या लगेगी, कि अगर मैं इसको प्रोड्यूस करता हूं फर्दर तो मेरी कॉस्ट क्या लगेगी। देखिए उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा कॉस्ट टू कन्वर्ट प्रोडक्ट ए इनटू प्रोडक्ट ए प्लस इज गिवन बिलो। अब इसमें मेरा मटेरियल कितना लगेगा, 6 रुपीज पर यूनिट, 6 रुपीज पर यूनिट, और 16,000 यूनिट्स है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, तो दैट इज 96,000, यानी 16,000 इंटू 6, और चूंकि कॉस्ट है इसलिए माइनस में लिख रहा हूं। लेबर की कॉस्ट लगेगी 16,000 इंटू 4, यानी 16,000 इंटू 4 64,000, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की जो कॉस्ट लगेगी वो 3 रुपीज पर यूनिट है। 16,000 इंटू 3 दैट इज 48,000, और जो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लगेगी इंक्रीमेंटल कॉस्ट में, जो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लगेगी, जो इस वक्त फिक्स कॉस्ट लग रही है वो रेलिवेंट नहीं, वो नहीं लेनी। जो इस ऑर्डर को अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं तो जो फिक्स कॉस्ट लगेगी वो भी मेरी 48,000 है। अब ये देखें ये मेरा एक्स्ट्रा रेवेन्यू है, ये सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, इन सबको अगर मैं प्लस माइनस करता हूं आंसर प्लस में आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मेरा प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर मैं इसके ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूं तो मेरा प्रॉफिट 64,000 रुपीज से इंक्रीज कर जाएगा। और यहां पर अगर वैसे देखें इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो 256 है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है 320 है, और हमने क्या पढ़ा था, इफ एक्स्ट्रा रेवेन्यू एक्सीड्स एक्स्ट्रा कॉस्ट वी शुड प्रोसेस फर्दर, यानी हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, यानी हमें प्रोडक्ट ए प्लस बनानी चाहिए, और हमें इन अदर वर्ड्स जैसा क्वेश्चन लिखा है उसके मुताबिक जवाब दूंगा। शुड द ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी एक्सेप्टेड, हम लिखेंगे द ऑर्डर टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट ए इनटू प्रोडक्ट ए प्लस शुड बी एक्सेप्टेड, और इसके बाद आपने इसके रीजन लिखनी है, बिकॉज इट विल इंक्रीज प्रॉफिट बाय रुपीज 64,000, यानी अगर मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूं
तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 64,000 रुपीज से इंक्रीज कर जाएगा। और इसको मैं ये आज फाइनल आंसर को मैं रेड कलर में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल डिसीजन होता है जो मैंने अभी आपके सामने लिखा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देख लूँ, कोई क्वेश्चन है तो वो भी मैं जवाब दे दूं। जी, तो फिक्स कॉस्ट आपने सवाल किया कि क्यों ली है। देखिए, फिक्स कॉस्ट सिर्फ वो ली है जो इंक्रीमेंटल है। अगर दूसरा क्वेश्चन भी साथ में देख रहा हूं कि अगर जनरल फिक्स कॉस्ट दी होगी वो नहीं लोग, जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है वो नहीं लेंगे। ये वो कॉस्ट है कि अगर मैंने फर्दर प्रोसेस किया तो 48,000 की कॉस्ट लगेगी, ये लाजमन लेंगे इसमें जी। और क्योंकि जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते इस मेथड, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ओके, अच्छा अब इस एग्जांपल में एक थोड़ी सी मैं चेंजेस करूं। इसी एग्जांपल को पूरा लेके आ रहा हूं और चेंजेस कर, जैसे आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ बिल्कुल इसी स्टाइल का, जो मैं चेंज करने लगा, थोड़ी सी चेंज करूं। 80 रुपीज, ठीक है जी। यहां पे मैं एक लाइन ऐड कर, however 10% of units will be lost if product A will be converted into product A plus। यानी मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐड की, और वो स्टेटमेंट ये है कि अगर मैं प्रोडक्ट ए को ए प्लस में कन्वर्ट करता हूं तो 10% मेरे यूनिट लॉस्ट हो जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मेरी फाइनल आउटपुट है ए प्लस की, वो 16,000 यूनिट नहीं होगी, वो कम होगी। ठीक है, और एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लग रही है ये 6 रुपीज के साथ लिख रहा हूँ, ₹6 पर यूनिट ऑफ इनपुट। ठीक है, और लेबर में लिख रहा हूं पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और वेरिएबल में पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये चीजें अब मैंने थोड़ी सी चेंज की। अब इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करते, एक दफा फिर करते हैं, और जो चेंजेस मैंने किए आप देखें इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें। यहां पर जरा कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी उसकी निस्बत। ये तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, जैसे पहले कैलकुलेट किया। अच्छा, पहले तो सिंपल कैलकुलेट किया, यानी आपने क्या कहा था, पहले 60 रुपीज में सेल कर रहे हैं आप 80, 20 का डिफरेंस आया, उसको आपने 16,000 से मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप ए को सेल करते हो तो आप ए को 60 रुपीज में सेल कर सकते हो, बट 16,000 यूनिट सेल करोगे। जबकि आप फर्दर प्रोसेस करते हो, बेशक 80 रुपीज में सेल कर सकते हो, लेकिन आप पूरे 16,000 यूनिट सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके 10% यूनिट जो है वो लॉस्ट होते हैं। जहां लॉस आ जाए तो वहां कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देखते हैं। मैं लिखूंगा रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ए प्लस। अब देखिए ए प्लस से मैं कितना रेवेन्यू जनरेट करूंगा, इसकी वर्किंग यहां शो कर। $16,000 यूनिट्स इंटू 90% इंटू 80 रुपीज। ये कैलकुलेट किया 16,000 इंटू 90% इंटू 80 रुपीज, यानी 1152।
ठीक है जी। अगर ए प्लस बनाता हूं तो देखिए जरा, मैं ये दोबारा रिपीट कर, इस वक्त हम ए के कितने यूनिट बना रहे हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट ए। अगर मैं प्रोडक्ट ए के यूनिट बनाऊं तो कितने यूनिट बना रहा हूं, क्वेश्चन के मुताबिक 16,000। और अगर मैं उसको ए प्लस में कन्वर्ट करता हूं तो 10% लॉस हो जाएंगे, तो इसमें से वो लेस कर दूं, लेस लॉस, इसको नॉर्मल लॉस कहते हैं, और जो कि 10% है। तो यानी ये 1600 का 10% लिया, तो बाकी जो अमाउंट बच रही है ये मेरी होगी यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट ए प्लस। यानी ए प्लस के मैं 14,400 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता हूं, जो कि 90% बनते हैं। तो मैंने यहां क्या किया, यहां डायरेक्ट 16,000 का 90% ले, लेकिन अगर इस तरह कैलकुलेट करोगे तो तब भी वही आंसर आएगा। इसका दूसरा मेथड क्या है, और 14,400 यूनिट में बेच सकता हूं, एक यूनिट बिकेगा कितने में, 80 रुपीज में, तब भी आंसर 1152,000 ही आएगा। और अगर मैं प्रोडक्ट रेवेन्यू जनरेट करता हूं, फर्दर प्रोसेस नहीं करता, तो रेवेन्यू जनरेट कहां से होगा, फ्रॉम ए, नॉट ए प्लस। और ए के कितने यूनिट में बेच सकता हूं, 16,000, कितने में, 60 रुपीज में। यानी 16,000 इंटू 60 रुपीज, तो ये कितना बन गया जी, 16,000 इंटू 60, 960,000। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। तो वहां पर पिछले क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल रेवेन्यू सिंपल आपने डिफरेंस लेके निकाला था, यहां ऐसा नहीं, क्योंकि यूनिट चेंज हो, जिस क्वेश्चन में यूनिट चेंज होंगे वहां आपने दोनों रेवेन्यू निकालने और उसके बाद उसका डिफरेंस लेना। अब आइएगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट, देखिए यहां बड़ा ख्याल करना है, मटेरियल की कॉस्ट लगेगी 6 रुपीज पर यूनिट ऑफ इनपुट। याद रखिएगा कि ये जो 16,000 यूनिट्स हैं ये इनपुट लाएगा, और 14,000 यूनिट जो है ये आउटपुट लाएगा। यानी जब मैं फर्दर प्रोसेस करता हूं 16,000 यूनिट इनपुट करूंगा, और 10% लॉस होने के बाद 14,400 यूनिट आउटपुट की फॉर्म में मुझे मिलेंगे। यहां पर उसने लिखा 6 रुपीज पर यूनिट ऑफ इनपुट, यानी इसका मतलब कि 16,000 यूनिट पे कॉस्ट लगेगी 6 रुपीज, जो कि 96,000 बनती है। इसी तरह लेबर में आता हूं, तो लेबर में वो वर्ड यूज कर रहा है ₹4 पर आउटपुट। तो जब आउटपुट का वर्ड आ गया तो यूनिट 16,000 नहीं लोगे, 14,400 इंटू 4, ये फर्क आ गया आपका। सेकंड जो वर्डिंग मैंने चेंज की, 14,400 इंटू 4, ये 57,600 हो गया। अब इसी तरह वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, इसका जो रेट है वो 3 रुपीज पर यूनिट ऑफ आउटपुट, अगेन आउटपुट, तो 14,400 इंटू 3, और अगर इनपुट होता तो 16,000 इंटू 3 करता। लेबर में भी अगर इनपुट होता तो 16,000 इंटू 4 करता। तो लिहाजा जैसा क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे रिक्वायर कर रहे हैं उसी वर्डिंग को फॉलो करना है। तो 14,400 इंटू 3, ये आ गया 43,200। अलबत्ता फिक्स कॉस्ट चूंकि टोटल में होती है और इंक्रीमेंटल है, ये एज इट इज लोगे 48,000, इसका इनपुट आउटपुट से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब इसको मैं प्लस करता हूं तो देखिए मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो 244,800 है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है वो 192 है। यहां से आप क्लैरिटी में देख सकते हो कि मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू कम है, तो ये मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं करेगी, ये डिक्रीज करेगी प्रॉफिट को। 192 माइनस 244,800, अगर मैं उसका ये ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूं और ए को ए प्लस में कन्वर्ट करके सेल करता हूं, तो मेरे प्रॉफिट में 52,800 की कमी आएगी, डेफिशिएंसी आएगी,
डेफिसिट होगा, तो लिहाजा व्हाट शुड वी डू, तो हम लिखेंगे कि एबीसी कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर of A plus product because extra cost will exceed extra revenue. ये मैंने वर्डिंग जरा खुद चेंज की, यानी दो किस्म की वर्डिंग आनी चाहिए, ठीक है जी। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू से एक्सीड कर रही है, तो ये जो हिस्सा मैंने किया दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है जी। ये मैंने दो मुख्तलिफ एग्जांपल ली, और ये जो पास्ट पेपर में आपको एक एग्जांपल आई हुई है अलाश और अलाश प्लस की, जो हम करेंगे वो सेम यही कॉन्सेप्ट आपको दिया। अच्छा, ये आपने क्वेश्चन किया जी कि 10% यूनिट्स लॉस की वजह से इनकर हुआ है, किस वजह से इनकर हुआ है। देखें, हमें रीजन क्वेश्चन में नहीं दी होती, कोई भी रीजन हो सकती है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय नेचर ऐसे होते हैं जिसमें श्रिंकेज होती है या इवेपोरेशन होती है, तो मेरा जो जितने यूनिट बनते हैं जब उसको फर्दर प्रोसेस करता हूँ तो उतने यूनिट नहीं रहते, वो कम हो जाते हैं। और ये हर वो लॉस जो एक्सपेक्टेड हो, एक्सपेक्टेड मीन जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि 10% यूनिट लॉस हो जाएंगे, ये एक्सपेक्टेड लॉस है एंड दैट इज अ नॉर्मल लॉस। इसको इसी तरीके से आप ट्रीट करो, ठीक है जी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आइए। अच्छा, ये एग्जांपल अब मैं ये लेता हूं कि यही डिसीजन रिवर्स भी होता है। रिवर्स किस तरह होता है कि एग्जामिनर ये पूछ सकता है आपसे कि इस वक्त आप फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हो, एक कस्टमर आपको ये मिलता है जो आपसे ये रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको फर्दर प्रोसेस मत करें, बल्कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर मुझे दे दो, ठीक है। यानी रिवर्स जा रहा हूं, यानी ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था यहाँ पर, दिस वन, कि हम प्रोडक्ट ए को तैयार कर रहे हैं और एक ऑर्डर मिलता है कि वो हमें ए प्लस में कन्वर्ट कर। अब इस वक्त सिचुएशन में इस तरह ले रहा हूं कि हम प्रोडक्ट ए प्लस बना रहे हैं और कस्टमर एक आता है, वो कहता है जी आप मुझे प्रोडक्ट ए दें। यानी इसका मतलब अगर मैं प्रोडक्ट ए बनाऊंगा तो फर्दर प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। अब जो पहले बेनिफिट था वो कॉस्ट हो जाएगी और जो कॉस्ट है वो बेनिफिट हो जाएगा, यानी उल्ट हो जाएगा कॉन्सेप्ट, अब भी वही रहेगा जी। ये मैं एक दो क्वेश्चन आए हैं इनका जवाब दे दूं फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये जो आपने लिखा है कि डिमांड 16,000 की है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखिए, जब वो आपसे ये कह रहा है कि मुझे ए प्लस बना के दो, तो आप उसको 16,000 तो नहीं दे सकते, आप उसको बताओगे कि हम आपको 14,400 यूनिट दे सकते। तो इसलिए इट्स वेरी क्लियर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो आप अंडरस्टैंडिंग है ये आप गलत कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने क्वेश्चन किया कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से ये प्रोडक्ट सेपरेट होती है और उसके बाद फिर कुछ प्रोडक्ट वहीं पे सेल होती है, कुछ फिर फर्दर प्रोसेसिंग पे सेल होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सल ऑफ स्प्लिट ऑफ, रिवर्सल ऑफ स्प्लिट ऑफ नहीं है, रिवर्सल ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ यहां से। The decision can be given as we are currently manufacturing product after further processing and customer asked us to provide the product at split of point। यानी अब जो मैं आपसे बात करूंगा वो इस हिस्से के ऊपर, और इसको मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से, ये मेरी हेडिंग है, ठीक है। कि अब हमने डिसीजन ये लेना है कि इस वक्त हम फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं और
वो हमसे कस्टमर हमसे रिक्वेस्ट करता है कि हमें ये प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर दे दें, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए एक चीज तो बड़ी क्लियर, यहाँ पर हमारा जो रेवेन्यू होगा विल बी डिक्लाइन। एक तो चीज क्लियर कि रेवेन्यू मेरी डिक्लाइन होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं फर्दर प्रोसेस कर रहा हूं तो प्राइस ज्यादा है, और अगर मैं उसको सेल करता हूँ स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे तो मैं कम प्राइस चार्ज करूंगा, ऑब्वियसली कम प्राइस होगी, तो रेवेन्यू मेरा कम होगा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट विल बी सेव्ड, यानी जो मैं फर्दर कॉस्ट लगा रहा हूँ मुझे फर्दर कॉस्ट नहीं लगानी चाहिए पड़ेगी। तो याद रखिएगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये बेनिफिट बन जाएगा, जो आपकी सेविंग होगी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट की, और ये मेरी कॉस्ट बन जाएगी या लॉस है। ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब मैं करूंगा तो अब रिवर्सल कॉन्सेप्ट नजर आएगा। रिवर्सल, रिवर्सल मीन जो पहले बेनिफिट था अब लॉस हो गया, जो पहले कॉस्ट थी वो अब बेनिफिट था। ठीक है, तो इसको भी मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जांपल नंबर 3, ABC company is currently producing 2 products, and product A is further processed. The selling price of product A plus is rupees 50 per unit. To convert into product A plus, a prospective customer asked us to supply all units of product A at price of rupees 40 per unit। यानी पहले हम 50 रुपीज में सेल कर रहे थे, अब वो हमें कहता है कि प्रोडक्ट ए हमें दे दो, और जो कि 40 रुपीज हमें प्राइस ऑफर कर। द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑन प्रोडक्ट ए प्लस is currently incurred as under direct material in rupees per unit in rupees 3, direct labor per unit in rupees 4, variable production overhead per unit in rupees 1.5, 1.8, for fixed cost, incremental fixed cost in rupees 35,000. Current production of product A plus is 20,000 units. अब मैं वही रिक्वायरमेंट वही लिखूंगा, should the offer order of A, not A plus, product A be accepted or not। तो यहाँ पर वही चीज आ गई, लेकिन रिवर्सल फॉर्म में आ गई।
यानी उसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर दिया मैंने। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अब देखिए हम उसी तरह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ही लेंगे। पहले बेनिफिट की तरफ हम हमेशा अब बेनिफिट लेते हैं और बेनिफिट में क्या आएगा, सेविंग्स इन फर्दर कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। यानी अगर मैं उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता हूं और ए प्लस की बजाय ए ही बनाकर उसको देता हूं, तो जितनी मेरी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रही है वो सारी सेव हो जाएगी। अब क्या क्या सेव होगा, मटीरियल्स 3 रुपीज पर यूनिट, 20,000 यूनिट है जो मैं फर्दर प्रोसेस कर रहा हूं, उसको फर्दर प्रोसेस अगर नहीं करूंगा तो पर यूनिट 3 रुपीज कॉस्ट मेरी सेव हो जाएगी। ये एक तो बेनिफिट आ गया 20,000 इंटू 3। सेकेंड, लेबर की कॉस्ट मेरी 4 रुपीज पर यूनिट जो है वो सेव हो जाएगी। 20,000 इंटू 4 यानी 80,000 सेव हो जाएगा लेबर से। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट 1.80 सेव होगी। 20,000 इंटू 1.80 36,000। और फिक्स कॉस्ट जो मेरी इंक्रीमेंटल लग रही है वो सेव होगी जो क्वेश्चन में गिवन है 35,000। ये याद रखिएगा ये सारी सेविंग हो रही, हालांकि पहले एग्जांपल में यही मेरी कॉस्ट थी, ये सारी की सारी सेविंग है। अब देखिए हमारी सेविंग कितनी हुई, इसको टोटल किया यानी ओवरऑल सेविंग जो है वो मेरी 211 है अगर मैं प्रोडक्ट ए को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मेरा लॉस ऑफ रेवेन्यू भी हो। अब देखो पहले मैं कितने में सेल कर रहा था, क्वेश्चन में आते हैं, पहले आप प्रोडक्ट ए प्लस सेल कर रहे थे 50 रुपीज और अब आप ए को सेल करोगे 40 रुपीज में, 10 रुपीज पर यूनिट मेरा जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। तो मेरा जो डिक्रीज इन रेवेन्यू है वो उसी तरह कैलकुलेट करूंगा क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स में कोई चेंज नहीं आई। 20,000 इंटू 10, ये 10 कहां से आया, जो आपका सेल्स का डिफरेंस है ये मेरा लॉस हो गया और लॉस को हम माइनस में लिखेंगे। 20,000 यूनिट्स है और पर यूनिट 10 रुपए मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा, 2 लाख आ गया। अब अगर आप डिफरेंस देखो तो ये मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। यानी अगर मैं उसका ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूं तो ये मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ कस्टमर एंड वी शुड discontinue the stock further processing as there shall be increase in profit by rupees 11,000। अगर हम ऐसा करते हैं तो 11,000 से मेरा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि मुझे उस प्रोडक्ट उसका प्रॉफिट जो है उसका ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दे सकता है, रिवर्सल फॉर्म। अभी तक वैसे आपके पास पेपर में रिवर्सल फॉर्म में नहीं आया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन देख लेता हूं कोई है। अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि परचेज प्राइस जो है क्या कम भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, उस सूरत में ये वाली पॉलिसी नहीं लगती, उसको कहते हैं शट डाउन डिसीजन, वो अलहदा से हम डिस्कस करेंगे। यानी अगर मैं इन हाउस बनाता हूँ और कॉस्ट ज्यादा लगती है और मार्केट से मुझे सस्ती मिल रही है तो फिर तो इन चक्रों में पड़ने की जरूरत ही नहीं, फिर एक नया डिसीजन हमारा बन जाता है। और वो डिसीजन क्या है, शट डाउन डिसीजन, कि क्या मुझे इसको शट डाउन करना है कि नहीं, वो तो नेक्स्ट में हम पढ़े। ठीक है, अच्छा, लिमिटिंग फैक्टर के मैंने कुछ क्वेश्चन तो आपके सामने क्लास में कर दिए थे, बाकी का जो है अभी सोल्यूशन मैंने तैयार करना है, कुछ रहते हैं क्वेश्चन वो करके मैं दूंगा। लॉस ऑफ रेवेन्यू मैं फिर बता देता हूँ। देखो लॉस ऑफ रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आप इसको सेल कर रहे थे 50 रुपीज में, यानी ये प्रोडक्ट यहाँ से
यानी आप अगर मैं इसको इस तरह लिख के बताऊं, आप प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट ए प्लस की तरफ आए। इस वक्त हम करंट क्या कर रहे हैं, करंट हम इस वक्त ए प्लस बना रहे हैं और इसको सेल कर रहे हैं ₹50 पर यूनिट। और प्रपोज क्या है, एक कस्टमर आता है और वो उस पे हमारे पास प्रपोजल देता है कि मैं आपसे प्रोडक्ट ए लूंगा ₹40 पर यूनिट। तो ऑब्वियसली पहले मैं ₹50 पर यूनिट रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, अब मैं ₹20 सॉरी ₹40 रेवेन्यू जनरेट करूंगा। इट मींस ₹10 पर यूनिट मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा। वो मेरा लॉस ऑफ रेवेन्यू है जो मैंने कैलकुलेट किया। क्योंकि मैं 20,000 यूनिट बना रहा हूँ, तो 20,000 यूनिट के हिसाब से मेरा ₹10 पर यूनिट अगर देखूं तो 200,000 का टोटल रेवेन्यू लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट वही पॉइंट होता है जहां से आप प्रोडक्ट को सेपरेट करते हो। तो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी रिवर्सल वाले क्वेश्चन में कि मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्वेश्चन के अंदर लिखूं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो मैं प्रोडक्ट ए बना रहा हूँ, फर्दर प्रोसेस होती है ए प्लस में। अब फर्दर प्रोसेसिंग को जब स्टॉप करूंगा तो एक प्रोडक्ट ए तैयार करूंगा, तो प्रोडक्ट ए इज एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वही मेरा पॉइंट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहलाएगा। ये याद रखना। ठीक है। तो ये मैंने आज आपके सामने 2 डिसीजन लिए। अब आप लोगों को क्वेश्चन है तो प्लीज हेड ऑफिस को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हैंड रेज कर दें, ताकि कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो मुझसे कर सकते हैं प्लीज। आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है पीछे वाले क्वेश्चन से, जो मेक और बाय डिसीजन हमने लिया है, इसमें आपने जो रैंकिंग करी है वो रैंकिंग इफ बॉट एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लेबर आर इफ बॉट। सर ये थोड़ा सा बता देंगे ये रैंकिंग किस तरह करी है, उस पर डिसीजन कैसे लिया है? एक्चुअली वो शुरू की क्लास में थोड़ी मिस हो गई थी, तो कॉन्सेप्ट बता दें बस। जी जी मैं बता दूं। ये देखिए, असल में होता यह है कि इसमें हम पहले स्टेप नंबर 2 फॉलो करते हैं। ये आपके राइट साइड पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अगर एक प्रोडक्ट को मैं इन हाउस बनाता हूं तो क्या कॉस्ट लगेगी। मटेरियल ₹6, लेबर 16 और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 8। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, तो ये ₹30 लग गई। और अगर मैं इसको बाय करता हूं तो ये ₹50 में बाय करूँ, ये ₹50 आ गए। इनको जब कंपेयर करता हूं तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। यानी अगर प्रोडक्ट ए को इन हाउस बनाता हूं तो ₹30 कॉस्ट है। अगर प्रोडक्ट ए को मैं बाय करता हूं तो ₹50 कॉस्ट पर यूनिट है। इट मीन कि ₹20 पर यूनिट जो है वो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट किए जाए। तो मुझे देखना ये है, ये मैं एक प्रोडक्ट का समझा रहा हूं तो दूसरा इसी तरह ही। ठीक है। अब प्रोडक्ट एक में बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स लगेंगे, ऊपर क्वेश्चन में आइएगा। प्रोडक्ट ए में जो कॉस्ट लग रही है वो ₹16 है और 8 आवर्स मेरा रेट है। इसका मतलब 2 आवर्स लगेंगे प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए। 16 डिवाइडेड बाई 8, तो ये 2 आवर्स जो लिए वो ये आए, तो ये ₹10 मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई। ठीक है जी। ए की, इसी तरह बी और सी कैलकुलेट की। अब देखिए, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लेबर और है। अगर मैं बाय करता हूं तो इसका आंसर ये निकल रहा है। अगर ए को मैं बाय करता हूं तो ₹10 मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी अगर मैं उसको बाय करता हूं पर लेबर और। बी को अगर बाय करता हूं तो ₹6 कॉस्ट लगेगी और अगर सी को करता हूं तो 7.60 कॉस्ट मुझे पे करनी पड़ेगी। तो अब अगर इन तीनों को कंपैरिजन करें, मुझे बाइंग की रैंकिंग करनी है। किसको पहले बाय करना चाहिए, जिसकी सर बाय प्रोडक्ट करने ये वाली कॉस्ट क्यों पे करनी पड़ेगी? एक्चुअली ये बात समझ में नहीं आ रही। ये लेबर कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट है ना। जी जी। अगर हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो फिर ये कॉस्ट हमें फिर क्यों पे करनी पड़ रही है, लेबर कॉस्ट? इसलिए पे करनी पड़ रही है कि हम बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन पड़ी है कि मैं अपनी मार्केट को क्यों छोड़ूं।
मैं उसको महंगी बाय करके अगर मार्केट में सेल कर देता हूं तो तब भी मुझे प्रॉफिट तो होगा और मार्केट भी मैं कैप्चर कर लूंगा। लेकिन अब यहाँ पर मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि हमें वो कॉस्ट लेनी है जहां बाइंग कॉस्ट मिनिमम हो। उस प्रोडक्ट को सिर्फ मुझे बाय करना चाहिए जहां बाइंग कॉस्ट मिनिमम हो, इसलिए हम इसको मिनिमम को फर्स्ट ले। ठीक है, और उसकी बेसिस पर फिर हम रैंकिंग को रिवर्स करते हैं और रैंकिंग प्रोडक्शन की बताते हैं और ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो इसी की बेस पर होगा, प्रोडक्शन की बेसिस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जी स्टूडेंट्स? आप क्वेश्चन कर रहे हो इनपुट और आउटपुट पे आपने एम्फेसिस किया था, वो प्लीज बताओ। चलो ठीक है। और दूसरा जो सिलेबस कंटेंट वाइज थ्योरी, हाँ जी, ये मैंने पहले भी एक स्टूडेंट ने मुझसे रब्ता किया था तो मैंने उसको बताया था कि इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में आपको दे दूंगा। कुछ मैंने तैयार किया, अभी बाकी मैं कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं दे दूंगा आपको। चलो नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, तो इनपुट और आउटपुट की तरफ आता हूँ, ये जो मैंने यहाँ कहीं एक्सप्लेन किया था। दिस वन देखिए, अगर हमें प्रोडक्ट एज की इस वक्त 16,000 यूनिट बना रहे हैं और इसको फर्दर प्रोसेस करता हूँ, जब मैं फर्दर प्रोसेस करूंगा तो ये 16,000 यूनिट मेरी इनपुट होगी, मैं 16,000 यूनिट इनपुट करूंगा। और इसमें जब मैं फर्दर प्रोसेसिंग करता हूँ तो 10% यूनिट जो है वो मेरे लॉस हो जाए, यानी 1600 लॉस हो जाएंगे। इसका मतलब 14,400 यूनिट जो है वो मेरे आउटपुट। ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट इस क्वेश्चन में दी होती है अक्सर, कुछ कॉस्ट इनपुट पर होती है, कुछ कॉस्ट आउटपुट पर होती है। जहां इनपुट की कॉस्ट होगी तो वहां इनपुट यूनिट होगी, उसको मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ इनपुट पर यूनिट कॉस्ट है तो मैं 16,000 इंटू 6 करूंगा, और जहां पर यूनिट ऑफ आउटपुट है तो मैं 14,000 इंटू 4 करूंगा। ठीक है जी, और यहाँ इसी तरह ये भी पर यूनिट ऑफ आउटपुट है, इसको भी 14,400 इंटू 3 करूंगा। इस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जी प्लीज क्वेश्चन करते रहे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये अभी जो आपने रिवर्सल का कॉन्सेप्ट बताया, जी जी सर ये मैं सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि जब जब सर हमने एक प्रोडक्ट को, जब हम हमारी इंटेंशन है कि हम उसको आगे प्रोसेस करके सेल करेंगे, जी तो सर सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में हम वो देखना चाह रहे हैं कि हम अगर वो हम उसके यानी कि हम अपनी तरफ से एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि अगर हम इसको बेचेंगे तो कितना रेवेन्यू कमा पाएंगे, और अगर कॉस्ट आएगी तो उसका, सर ये काइंडली कंसेप्ट कॉन्टेक्स्ट मेरे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपका शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो अगर आप रिपीट कर दे तो प्लीज। आप ही समय नहीं समझ पाया आप क्या। सर ये जो अभी आप बता रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को हम फर्दर प्रोसेस करेंगे तो उस पे पहले प्राइस, जब वो प्रोसेस फर्दर करेंगे तो एक पर्टिकुलर प्राइस होगी, और उससे पहले तो एक हमारी सेल प्राइस होगी, तो सर उसका डिफरेंस लेकर हम आगे कॉस्ट से कंपेयर करें। जी एग्जैक्टली, यानी जो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इस वक्त और जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे फ्यूचर, ठीक है, अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो जो इंक्रीज इन रेवेन्यू है वो उसी अमाउंट को लेके, जैसे इस क्वेश्चन में हम इसको सेल कर रहे थे, इस वक्त सेल कर रहे थे 60 रुपीज में, और अगर हम इसको कस्टमर की रिक्वेस्ट पे इसको A+ में कन्वर्ट करते हैं तो कस्टमर हमें 80 रुपीज पे करने को तैयार है। इसका मतलब 20 रुपीज पर यूनिट जो है वो मेरा क्या कहलाएगा, इंक्रीज इन रेवेन्यू। ठीक है, सर ये इसको मैं रिवर्सल के कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा था। अच्छा रिवर्सल के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जी जी। अगर इसी को मैं रिवर्स कर दूं, चले इसी एग्जांपल को, इस वक्त हम A+ अगर हम बना रहे हैं 80 रुपीज में, और कस्टमर हमें कहता है कि हमें फर्दर प्रोसेस मत करके दो, हमें ए में फॉर्म में दे दो, तो ए फॉर्म में वो हमें 60 रुपीज पे करने को तैयार है। इसका मतलब पहले मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा था 80 रुपीज, अब मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ 60 रुपीज पर यूनिट, जो डिफरेंस है वो डिक्रीज इन रेवेन्यू है। ठीक है जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। जी सर, एक मेरा क्वेश्चन फिर वहीं से रिलेटेड है, मेक और बाय से। अगर सर लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल होगा तो जी फिर भी क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे? जी जी, इसी तरह करेंगे। सिर्फ फर्क ये आएगा कि जहां हमने ये डिवाइड किया था ना, ये लेबर आवर्स पर यूनिट, तो यहाँ पर मटेरियल पर यूनिट, ये फर्क। और सर इसके बाद वाला स्टेप भी सेम रहेगा फिर? सेम सेम, बाकी कोई फर्क नहीं। कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर मटेरियल केजी वटेवर जो भी होगा जी यूनिट। जी जी एग्जैक्टली, वो चेंज हो जाएगा ना। मतलब अगर मशीन आ रहा है तो मशीन आ जाएगा, मटीरियल है मटीरियल। सर बेसिकली ये वाली जो वैल्यूज हैं 10, 6 और 7.6 जो आ रही है, ये बता रही है कि हमें 10 रुपीज पर लेबर आवर पे एक्स्ट्रा बियर करना पड़ेगा अगर मार्केट एक्स्ट्रा से बेयर करना, एग्जैक्टली एक्स्ट्रा बेयर करना। मटेरियल के साथ होगा तो भी ऐसा ही होगा कि हमें इतना एक्स्ट्रा बियर करना पड़ेगा पर जी जी केजी बिल्कुल, ऑफ। जी एग्जैक्टली, पर केजी या पर रूपी, पर रूपी। वो डिपेंड करता है कि केजी में लिमिटिंग फैक्टर दिया हुआ या रूपी में, दोनों हो ठीक है सर। सकते हैं। ठीक है, एक का सर क्वेश्चन अगर आप करवा दें नेक्स्ट क्लास में मटेरियल का भी। मैं इंशाल्लाह वो क्वेश्चन में और निकालूंगा ना, तो वो नेक्स्ट क्लास में करवा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। अब नेक्स्ट क्लास अस्सलाम में इंशाल्लाह वालेकुम। जरा प्रैक्टिस। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछने लगी थी कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये अभी आपने फर्दर प्रोसेस वाले में कहा ना कि इनपुट इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, उसके जी बाद आपने प्रोडक्शन का एक प्रोसेस बनाया जिसमें से वो मतलब प्रोसेस हुई चीजें और हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन गई ए और बी। जी, ठीक है। अब ए और बी हमारा सेपरेट ऑफ पॉइंट है जी 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 क्योंकि बिल्कुल, ए हमने और बी वहां पे जहाँ से भी। तैयार हो रही है वो पॉइंट जी स्प्लिट ऑफ। एग्जैक्टली। तो अभी हमने उसको कुछ भी नहीं किया, कोई फर्दर प्रोसेस नहीं किया। वो तो हमारे पास एक ऑप्शन है ना, डिपेंड्स के हमें कितना प्रॉफिट होता है और कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। जी जी तो सर मैं ये पूछने लगी थी कि जब हमने एक प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हुए दो प्रोडक्ट्स बना ली ए और बी एट सेपरेट ऑफ पॉइंट, तो ये भी तो इट्सेल्फ एक आउटपुट है ना। तो हम क्वेश्चन के अंदर इसको इनपुट कंसीडर कर रहे हैं और ए प्लस अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो हम उसको आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं, जबकि मैं समझ रही हूँ कि ये दोनों ही हमारे लिए आउटपुट है। फर्क सिर्फ ये है कि वो फर्दर प्रोसेस हो रही है और वो फर्दर प्रोसेस नहीं हुई है, वो भी इट्सेल्फ आउटपुट ही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपका आंसर देता हूँ। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रही है, आप लोगों की कॉस्टिंग इतनी स्ट्रांग नहीं। ठीक है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये कॉस्टिंग से आगे का है। कॉस्टिंग में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में होता यह है कि आपकी एक प्रोडक्ट सिंगल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से तैयार नहीं है। पहले वो प्रोसेस ए से निकलेगी, फिर प्रोसेस बी में जाएगी, फिर प्रोसेस सी में जाएगी। मैं सिंपल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जो हम मड से, ये मट्टी से जो बर्तन बनाते हैं, इसमें पहला जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम नाम देते हैं मिक्सिंग। दूसरा होता है उसको हम कहते हैं शेपिंग, और तीसरा होता है फिनिशिंग। अब ये जितने भी मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, अब इसके लिए जब मेरा पहला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितने यूनिट इनपुट करूंगा वो आउटपुट निकले, वही आउटपुट सेकंड प्रोसेस के लिए इनपुट बन जाए। ये याद रखना। इसी तरह यहाँ से जब आपने फर्दर प्रोसेस किया, स्प्लिट ऑफ पॉइंट लिया, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे प्रोडक्ट एक जो तैयार हुई, ये बिल्कुल आउटपुट है। लेकिन जब मैं फर्दर प्रोसेस करूंगा, यही आउटपुट फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इनपुट बन जाए, और फिर जो ए प्लस बनेगी वो हम उसको आउटपुट बन। रिफाइंड फॉर्म कह रहे हैं। जी जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जब तक के वो प्रोडक्ट फिनिश फॉर्म में तैयार नहीं हो, वो बार बार इनपुट में कन्वर्ट। जी सर। ठीक है, चले क्लास का टाइम ज्यादा हो गया क्योंकि आपकी अगली क्लास भी होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में फिर हम बाकी डिस्कशन। थैंक यू।